आसान भाषा। इस क्लास में सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे बालक या बालिका को जानते हो जिसे बातों बातों में फिजिक्स समझनी हो तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। और शुरू करते हैं 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 करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। सो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। राइट, सो लेट्स फर्स्ट रिवाइज हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या किया था। राइट, सो हमने समझा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। राइट, दैट इज अ न्यूमेरिकल वे ऑफ टेलिंग हाउ ऑप्टिकली डेंस अ मीडियम इज। ठीक है, तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही कम लाइट की स्पीड होती है। राइट, तो ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने देखा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम दो मीडियम्स को कंपेयर करते हैं तो उसमें हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बोलते हैं, है ना। फिर उसका जो न्यूमेरिकल जो भी फॉर्मूलाज थे वो सब देखे। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो देखिए रिफ्लेक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि लाइट जब भी रिफ्लेक्ट होती है किसी भी सरफेस से, है ना, जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो कुछ रूल्स फॉलो करती थी और वो रूल्स कहलाते थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली जब भी लाइट रिफ्रैक्ट करती है ना, जैसे देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए ये लाइट आ रही है और ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो क्या होता है लाइट के साथ। तो क्या पढ़ा था हमने भाई कि अगर वो लेट्स से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, फर्स्ट केस में मान लीजिए डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो लाइट रे कैसे होती है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। जैसे देखिए वो ऐसे चली जाती, लेकिन अब वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, वो थोड़ा इस तरीके से जाएगी। और हमने देखा था ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मोर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस केस, है कि नहीं। अब अगर यही लाइट डेंसर से रेयरर की जगह रेयरर से डेंसर में जाए तो क्या होता था, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं बस आपको बता रहा हूँ। राइट, तो अगर ये रेयरर मीडियम से लेट्स से डेंसर मीडियम में जा रही हो लाइट, तो अब कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप बनाएंगे नॉर्मल, है ना। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट रे कैसे जाती, स्ट्रेट ऐसे ही चली जाती। लेकिन अब इसकी स्पीड कम हो जा रही है कि रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, इसलिए इन दिस केस इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहां आप देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीजें तो हमें अभी तक पता है, लेकिन क्या कोई फिक्स वैल्यू होती है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना होगा, या ये हर बार वैरी करता रहेगा। वैरी तो नहीं करता। राइट, अगर लाइट इस रास्ते से गई है और आगे ऐसे गई है तो हमेशा वैसे ही जाएगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेट्स से 40 डिग्री है, तो थोड़ी देर बाद वो बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो इसका मतलब कोई रूल होगा कुछ, तो हमारा इसका हमारा न्यूमेरिकल हम इस तरीके को देख सकेंगे जिसमें हम पता कर सकें कि अच्छा इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए, है ना। ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये मीडियम्स पे डिपेंड करेगा। मीडियम वन और मीडियम टू कौन से हैं, ये उस पे डिपेंड करेगा, है ना। और ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो वही सारी चीजें जो हैं वो हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन में। ये सब एक रूल है, राइट। वो रूल कैसे आया, एक्सपेरिमेंटली भी देखेंगे किस तरीके से हमारा जो एक रूल है जिसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, वो एक्सपेरिमेंटली किस तरीके से डिराइव किया गया, उसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है भाई, इतना सबको क्लियर हो रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले मूव ऑन करते हैं। टॉपिक है क्या, हाउ मच द लाइट रेज बेंड, किस पे डिपेंड करेगा, ये सारी चीजें मैं बोल चुका हूं ऐसे ही, किस फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, तो आप समझ चुके हैं ये सारी चीजें। क्या कोई रूल्स हैं जो लाइट फॉलो करती है रिफ्रैक्शन के टाइम पे, तो ऑब्वियसली वो रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं और वो रूल्स ही कहलाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो क्या रूल सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है, जैसे जब मैंने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो क्या पढ़ाया था कि जो भी हम रूल पढ़ रहे हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमने पढ़ा था इन रिफ्लेक्शन, तो वो रूल सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए नहीं, वो इवन कर्व्ड सरफेस के लिए, हर एक सरफेस जहां पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस हर सरफेस के लिए वैलिड था। इन ईच केस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना। सिमिलरली यहाँ पे रिफ्रैक्शन में भी जो रूल्स हैं, वो जहां कहीं भी रिफ्रैक्शन हो रहा हो,
चाहे वो प्लेन सरफेस से हो रहा हो, चाहे स्फेरिकल सरफेस से हो रहा हो, कहीं से भी हो रहा हो, रूल्स वैलिड रहेंगे। ठीक है, तो इसका भी आंसर है यस। ये चीजें ध्यान रहेंगी आप। जल्दी से यार कमेंट करके बताइए कौन कौन देख रहा है हमें। ठीक है, तो आइए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, विच इज वेरी इजी। आप लोगों को बड़ा मजा आएगा जान के, आपका काम आसान हो जाएगा। राइट, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेज द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे जो होता है, रिफ्रैक्टेड रे होता है, और जो नॉर्मल, ये तीनों रेज एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है आपको? हमने ये रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था। राइट, इन रिफ्लेक्शन आल्सो वी स्टडीड दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम प्लेन। सेम यहाँ पे भी है, और इसका मतलब मैं आपको अच्छे से रिफ्लेक्शन में भी समझा चुका हूं। देखिए, ये जो इंसिडेंट रे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया जहां पे रे स्ट्राइक कर रही है, ये नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। एक ही प्लेन में लाई करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप एक, लेट से, प्लेन मतलब एक 2D सरफेस है ना, तो अगर आप सपोज कीजिए एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं, एक शीट ऑफ पेपर लेते हैं, और उसके अलोंग आप इंसिडेंट रे सेंड करते हैं, ठीक है, तो आपका नॉर्मल तो ऑब्वियसली उसमें बनेगा ही, और रिफ्रैक्टेड रे भी उसी प्लेन में आएगा। ऐसा नहीं है कि वो पेपर से अलग प्लेन में चले जाएगा। समझ गए आप? ठीक है, ये हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, अभी एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ सेकंड लॉ के लिए, तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि एक प्लेन का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बस इतना सही है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या करता है? तो इट गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्शन एंगल्स एंड द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द मीडियम्स, है ना। तो जो इंसिडेंट मीडियम है, इंसिडेंट मीडियम मतलब जिससे लाइट रे आ रही है, वहां पे जो इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन एंगल होगा, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उनका रिलेशन देती है। जिसकी मैं बात कर रहा था ना, कि कोई तो रिलेशन होता होगा इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का, कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना होना चाहिए फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, है ना। तो वो रिलेशन कौन देता है? वो रिलेशन देता है स्नेल्स लॉ। राइट, तो स्नेल्स लॉ पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर हमारे पास दो मीडियम दिए हुए हैं, जैसे लेट्स से एयर और वाटर दिया हुआ है, तो अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दिया जाए कि 30 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा, तो आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है। चलिए, तो ये क्या कहता है? ये कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अब रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब हुआ साइन आई, है ना, टू द रेशियो, किसके साथ है रेशियो? तो टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब साइन आर, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये क्या है? ये होता है कांस्टेंट। इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग एक्सपेरिमेंटल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे। इसकी कुछ वैल्यू होती होगी, क्योंकि ये तो मीडियम पे डिपेंड करता है ना। तो वो कांस्टेंट क्या होता है वो सही से देखिए, एक्सपेरिमेंट देखिए आप कैसे करना है ये। तो एक्सपेरिमेंट में देखिए, जो थिंग्स रिक्वायर्ड है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, वो आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? एक आपको इस तरीके से एक स्लैब चाहिए, है ना। ये आपको यहाँ पे हेमिस्फेरिक, सॉरी, सेमी सर्कुलर स्लैब दिख रहा होगा, है ना। तो एक तो आपको ये स्लैब चाहिए, एक लेजर चाहिए रहेगा आपको। राइट, तो लेजर हो गया, स्लैब हो गया, और एक व्हाइट चार्ट पेपर है। ये तीन चीजें आपको चाहिए, है ना। प्रोटेक्टर आपके पास अगर है तो उसकी जरूरत तो ऑब्वियसली पड़ने वाली है, क्योंकि वी आर गोइंग टू मेजर एंगल्स। तो आप क्या करेंगे? एक प्लेन चार्ट पेपर पे ऐसे एंगल्स बना लेंगे। ये एंगल्स किस काम आने वाले हैं हमारे? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर करने के लिए। ठीक है, तो हमने ये इस तरीके का एक हेमिस्फेरिकल क्या ले लिया, सॉरी, हेमिस्फेरिकल निकल जाता है बाबा 3D में, सेमी सर्कुलर स्लैब ले लिया ग्लास का। ठीक है, ये लेजर यहाँ पे हमने रखी हुई है, और इसका सेंटर यहाँ पे रखा ओ पे। ठीक है, यहाँ पे जो हमने बीच में मिड पॉइंट बनाया था, वहां पे हमने रेफरेंस पॉइंट बनाया है, ये रेफरेंस लाइन है हमारी, और यहाँ पे इस तरीके से हमने रख दिया। अब क्या किया देखो, हमने यहाँ से लेजर लाइट ऐसे भेजी। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये लेजर लाइट थोड़ी सी बेंड हो जा रही है ऐसे। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? जल्दी से बताओ। यहाँ पे ये वाला होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई।
है ना, और ये वाला होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो हम इस टेबल में, इस एक्सपेरिमेंट में क्या करने वाले हैं, प्री बॉय गेमिंग हंस रहे हैं भाई, क्या हो गया भाई, हंसी आ रही है आपको? तो आप क्या मेजर करेंगे, देखो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करोगे, आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर करोगे, राइट, फिर आप मेजर करोगे साइन आई, फिर आप मेजर करोगे साइन आर, एंड देन यू विल फाइंड द रेशियो साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, अलग अलग केसेस में अलग अलग करेंगे, राइट। तो मान लीजिए फर्स्ट केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, ठीक है, और उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा R1 आया। फिर आप यूजिंग कैलकुलेटर आप साइन I1 और साइन I2 कैलकुलेट कर लेंगे, साइन I1 और साइन R2 R1, ओके। मतलब I1 के लिए, I1 के corresponding जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो R1 था, ये लिखेंगे एंड देन यू विल फाइंड आउट द रेशियो। लेट्स से वो रेशियो आया साइन I1 बाई साइन R1, लेट्स से वो आया K1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, अपनी लेजर की डायरेक्शन बदलेंगे। तो जब आप लेजर की डायरेक्शन बदलेंगे, थोड़ा उसको टिल्ट करेंगे लेट से, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल जाएगा और आप देखेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बदल गया, राइट। तो लेट से आपने ऐसे ही 2-3 वैल्यूज ली, आपने इसका भी देख लिया, राइट। क्या हो गया भाई, प्री बॉय गेमिंग, क्या है आपका नाम? तो लेट से आपने एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये एक्सपेरिमेंट और ये वैल्यूज लिखी, उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया R3, आपने कैलकुलेटर से साइन I3 निकाला, आपने कैलकुलेटर से साइन R3 निकाला, एंड देन आपने निकाला रेशियो साइन I3 बाई साइन R3 का। तो आपके पास लेट से एक कांस्टेंट आया K3। तो आपको बहुत ही मजा आएगा ये देख के कि हर केस में यही स्नेल्स लॉ कह रहा है ना, कि अगर मीडियम सेम है, यहाँ पे मीडियम ये वाला एयर है और ये वाला मीडियम क्या है, ग्लास। तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब साइन I1 बाई साइन R1 जो K1 आया है, साइन I3 बाई साइन R3 की जो वैल्यू K3 आई है, वो दोनों सेम होगी। दैट मीन्स K1 K2 K3 जो भी आपको रेशियो मिलेगा वो सब सेम होगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये आपको स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन समझ आई जो अभी तक हमने पढ़ा है? काफी खुश लग रहा है मुझे प्री बॉय गेमिंग यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तो आपको समझ आई जो अभी तक आपने यहाँ पे देखी है ना। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये लिखना मत भूलना अगर आप कोई भी एग्जाम लिख रहे हो, राइट। अगर आप थियोरेटिकल एग्जाम लिख रहे हैं एंड अगर आपने ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक भूल गए ना आप, बस आप यहाँ कांस्टेंट लिख गए, तो समझ लीजिए आपके जो भी टीचर हैं वो 2 मार्क का क्वेश्चन है तो एक तो काट लेंगे। बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, मीडियम बदल देंगे तो यार ऑब्वियसली बदल जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। तो अभी हमारे पास ये एक अलग क्वेश्चन आता है कि अच्छा हमने ये तो समझ लिया कि साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, लेकिन कितना होता है भाई वो कांस्टेंट? कुछ होता है क्या उसका? तो कितना कांस्टेंट होता है वो समझने की कोशिश करते हैं, है ना। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? तो फॉर अ लाइट रे गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, अगर कोई लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, जैसे यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ, राइट। ओके, मान लीजिए ये हमारा इंटरफेस है और ये है हमारा मीडियम 1 एंड दिस इज आवर मीडियम 2। अच्छा आप 6th में हो यार, तब तो आपको समझ आ रहा है क्या कुछ भी, हल्का सा भी कुछ समझ आ रहा है क्या जो मैं बता रहा हूँ? रिफ्रैक्शन थोड़ा सा तो आपको पता होगा, है ना। मतलब क्या होता है रिफ्रैक्शन, जब लाइट का मीडियम बदल जाता है ना, उसकी स्पीड बदल जाती है, लाइट रे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, सीधी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। तो देखो, तो मान लो लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है। यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, और अच्छा समझ नहीं आ रहा, और यहाँ पे लेट्स से म्यू 2 जो है, जो मीडियम 2 है वो डेंसर मीडियम है, एक्चुअली 10th का है ना ये, इसलिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। तो आपके अगर कोई भाई है, कजन है जो 10th में है, आप उन्हें बता दीजिए, या फ्रेंड हो सकते हैं आपके गली मोहल्ले स्कूल, है ना, उन्हें आप इस चैनल का लिंक भेज देना कि भाई हम इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे आता है, ओके हाँ बहुत बढ़िया। तो अभी आपने वही पढ़ा होगा एक्चुअली, है ना। तो जो रे सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है वो इंसिडेंट रे, और जो वापस जा रही है बाउंस बैक करके, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना अभी तक, तो वो रिफ्लेक्टेड रे। बढ़िया है, चलिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रे जो है वो
कहां से कहां जा रही है, म्यू वन से म्यू टू में जा रही है, मतलब इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, है ना। तो यहाँ पे लाइट रे कुछ ऐसे जाएगी, मैं बस कैसे चली जाएगी, ये रेयर से डेंसर में जा रही है ना, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है भाई, चलिए ये सब हमें पता है। तो हमने देखा कि साइन ऑफ एंगल आई वो किसके इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, है ना। तो जो ये जो रेशियो होता है जिसकी हम बात कर रहे थे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे लिखो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अलग अलग बुक में ये अलग अलग तरीके से लिखा रहता है ना। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। समझ गए आप। तो जो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो आप कैसे निकालेंगे, म्यू टू बाई म्यू वन के इक्वल होता है वो। ध्यान रखिएगा, म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट रे जा रही है ना, और जिस मीडियम से जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन होता है, राइट। तो ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो कि यार ऐसे लिखेंगे साइन आई, नहीं तो आप ये याद कर लो, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, राइट। नहीं तो एक और इजी तरीका है जिससे आपको ये अप्लाई करने में कभी मुश्किल नहीं होगी, राइट। वो इजी तरीका आप देख लो तो आपको पक्का कभी गड़बड़ नहीं करोगे जब आप अप्लाई कर रहे होगे स्नेल्स लॉ, है ना। तो मान लो ये मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू। लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, यहाँ पे आपने बनाया नॉर्मल, और लेट्स से लाइट रे कुछ ऐसे चली गई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। तो स्नेल्स लॉ लिखने का आसान तरीका देखिए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, कुछ आसान मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है और लिखने का तरीका थोड़ा यहाँ पे समझने में आसानी होती है, राइट। आप जब भी स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या करना है, देखो, म्यू वन इंटू साइन आई, म्यू वन इंटू साइन आई, जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी एंगल है वहां पे विल बी इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, है ना। ये आप सिंपली लिख सकते हो, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। तो इस तरीके से ना आपकी गलती नहीं होगी। जैसे बहुत बार आप भूल जाते हो, जैसे आप ध्यान नहीं दे पाते, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ में भी ऐसे ही लिख देते हैं, है ना। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आप अगर म्यू टू से भी स्टार्ट कर रहे हो, इस मीडियम से भी, तब भी तो आप ये लिखोगे, म्यू टू इंटू साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन इंटू साइन आई। तो इसमें आपको इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस तरीके से अगर आप लिखोगे। और मैं इसलिए ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मैं जनरली हमेशा ऐसे लिखता हूँ, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। तो आगे न्यूमेरिकल्स में भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, इससे आपको आदत भी हो जाएगी और इजी भी रहेगा, ठीक है। चलिए, तो स्नेल्स लॉ आप अच्छे से आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स, अब स्नेल्स लॉ की जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे इस तरीके से दे सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to refractive index of the second medium with respect to the first medium. ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट हो गया स्नेल्स लॉ का। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहां जन्नत से